हेलो फ्रेंड्स, धाकड़ कॉन्सेप्ट में फिर आपका स्वागत है। और मैं आपके लिए करंट अफेयर्स का जो हमारा 2 वीडियो निकल चुके हैं, तीसरा वीडियो ये लेकर आया हूं, तो एंजॉय करिएगा। देखते हैं, हम पहले तो पिछले वीडियो में जो हमने चीजें देखी थी उनको रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, या उनको देख लेते हैं, और उसमें जो छूटी हुई चीजें पढ़ के बाद में आगे और टॉपिक को पढ़ेंगे हम। तो चलिए, पिछली बार देखिए हमने देखा था कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट का डेवलपमेंट गवर्नमेंट कर रही है, और वो हमारे लिए गेटवे ऑफ आसियान या गेटवे ऑफ साउथ ईस्ट एशिया कहलाएगा, और उसका इंफ्रा डेवलप करके हम हमारा इकोनॉमिक कंडीशन सुधार सकते हैं और एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़ सकते हैं। तो अगर मैं वापस आपके लिए मैप बना दूं तो ये हमारा भारत है, और मैप थोड़ा इधर उधर हो सकता है। ये हमारा इंडिया है, और मैंने आपको बात की थी 2-3 चीजों के बारे में। ये हमारा सिक्किम स्टेट है, और ये भूटान कंट्री है, यहां पर नेपाल है, और ये पूरा चाइना है। ठीक है, ये बात की थी हमने। और ये तिब्बत है, चाइना का जो पार्ट है। पहले तिब्बत एक अलग से कंट्री हुआ करता था नेपाल के ऊपर, तो अब तिब्बत जो है चाइना का ही एक पार्ट है। तो हमने बात की थी कि यहाँ पर एक डोकलाम इशू है जिससे चाइना हमें परेशान कर रहा है, और ये हमने बात की थी, ये त्रिपुरा है, ये मेघालय है, सॉरी ये मिजोरम है, और त्रिपुरा और मिजोरम में ब्रू रियांग समझौता हुआ था। ये आसाम है, जहां पर हमने बात की थी कि यहां पर बोडो एग्रीमेंट हुआ है। तो ये हमारे लिए, ये म्यांमार कंट्री है, हमारे लिए ये म्यांमार कंट्री है, और ये म्यांमार जो कंट्री है और बाद में थाईलैंड है, तो ये हमारे लिए गेटवे ऑफ आसियान है। तो हम इन राज्यों का डेवलपमेंट कर रहे हैं, यहाँ शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारे भारत में एक तो ये राज्य हमसे जुड़े, दूसरा यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे हैं वो हमारे काम आ सके, तीसरा यहाँ पे आप टूरिज्म को बहुत प्रमोट कर सकते हैं, बहुत अच्छी जगह देखने के लिए, चौथा ब्रह्मपुत्र रिवर है, काफी वाटर रिसोर्सेज हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जहां इकोनॉमिक बेनिफिट हम ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट उसके लिए प्रयासरत है, मैंने बताया भी था पिछली बार, काफी सारा डेवलपमेंट हुआ है। और इसमें जो चीजें प्रॉब्लमेटिक हैं और ये जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, इसका दूसरा मैंने एस्पेक्ट बताया था कि एक तो आसियान में हम अप्रोच कर रहे हैं तो कि चाइना को बैलेंस कर पाए, और प्रॉब्लम यहां पर है कि ये जो अरुणाचल प्रदेश है, जहां से हमारे यूथ मिनिस्टर किरण रिजिजू हैं, वो इसी स्टेट से, अरुणाचल प्रदेश से। और अरुणाचल प्रदेश पर चाइना जो है दावा करता है अपना कि ये अरुणाचल प्रदेश उसी की बाउंड्री का पार्ट है, उसी का पार्ट रहा हुआ है। तो ये बहुत सारी चीजें हमने बात की थी। मैंने बताया भी था कि यहाँ डोकलाम का इशू है, और एक मैंने आपको बताया था कि ये चिकन स्नैक इसको बोला जाता है। ये 22 से 27 किलोमीटर लंबा करीब ये इसकी चौड़ाई है रास्ते की, तो इसको कई बार हमारे लिए खतरा बोला जाता है, एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है हमारे लिए। तो यहां पर हम चाहते हैं कि आसपास कोई दिक्कत ना हो। मैंने हाईवे भी बताया था, आप पुराने वीडियो में देखिएगा, यहां से पोरबंदर से सिलचर तक एक हाईवे जाता है, तो ये हाईवे ही इसको जोड़ता है। यहाँ पर जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी बहुत सारे स्टेशन है, हिल स्टेशन है, और दार्जिलिंग वगैरह ये यहीं पर हैं सारे, वेस्ट बंगाल का पार्ट है। तो हम जो बातें रह गई थी पिछली बार उसमें हम कर लेते हैं। और दूसरा मैंने एक चीज और पिछली बार बताई थी, ये पाकिस्तान है, और आप ये समझिएगा कि ये इतना कश्मीर हमारे पास नहीं है, ये पीओके है, और ये जो पार्ट है पूरा ये है अक्साई चीन, और ये अक्साई चीन जो है ये चाइना के पास है, एक्चुअली है भारत, लेकिन चाइना ने कब्जा कर रखा है। 1962 की वॉर हुई थी चाइना के साथ में, तो उस समय अक्साई चीन जो है चाइना ने हड़प लिया था। और यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताऊंगा, ये चीज हमेशा आपको जाननी चाहिए कि ये है सियाचिन ग्लेशियर। ये सियाचिन ग्लेशियर जो है ये वर्ल्ड का सबसे टॉप मोस्ट बैटलफील्ड है। ध्यान से सुनिएगा, वर्ल्ड का टॉप मोस्ट बैटलफील्ड, यानी इतनी ऊंचाई पर वार या युद्ध क्षेत्र कहीं पर भी नहीं है विश्व में। और हमारे सैनिक जो है कई सारे वहां पर शहीद हुए हैं, बलिदान देते हैं, वहां पर लड़ाई हो ना हो ठंड से मर जाते, कई बार आपने सुना होगा स्नोफॉल हुआ या बर्फ में दब गए सैनिक। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है चीज। और ये सियाचिन एक ऐसी जगह है जो ट्राई जंक्शन बनाता है। ट्राई जंक्शन बनाने का मतलब इधर चाइना है, इधर पाकिस्तान है, और इधर भारत है, और उसी के बीच में ये सियाचिन है। तो ये सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है। और मैंने पिछली बार बताया था आपको कि यहां चाइना से ये पीओके में से होते हुए एक रोड गुजर रहा है जो ग्वादर पोर्ट तक आता है, उसको बोलते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो चाइना देखिए हमें कैसे घेरने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले जो मैंने 2-3 चीजें बताई, एक तो कि अक्साई चीन पर उसका कब्जा है, अरुणाचल प्रदेश पर वो अपना आधिपत्य जताता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, 2 चीज। तीसरा, वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया उसने, और ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनाया उसने, वो एक योजना के तहत बनाया जो मैंने पिछली बार बताई थी आपको, OBOR, वन बेल्ट वन रोड, या मैंने इसका एक और नाम बताया था BRI, दैट मीन्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स। तो चाइना कई सारे
डेवलपिंग कंट्रीज में से रोड निकाल रहा है अपना इन्वेस्टमेंट करके, ताकि रास्ते उसके लिए खुल पाए, एक्सपोर्ट कर पाए, उसकी इकोनॉमी मजबूत हो पाए और एक विश्व नेता के रूप में भी उभरना चाह रहा है। अभी भी प्रेजेंट कंडीशन में आप देख रहे होंगे कि एक विश्व नेता की भूमिका में वो आना चाह रहा है, अमेरिका को पीछे छोड़कर। तो ये सारे काम वो कर रहा है। इसके अलावा एक और जो मेन फैक्ट था, ये तो मैंने पिछली बार बता दिया था सारा आपको, एक और मेन फैक्ट जो चाइना हमसे हमारे लिए प्रॉब्लम कर रहा है, वो है एक पॉलिसी है उसकी, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को हम बोलते हैं हिंदी में मोतियों की माला। तो ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी जो है, या मोतियों की माला क्या है, मोतियों का हार या मोतियों की माला, आप कुछ भी बोल दीजिए हिंदी में, इंग्लिश में इस पॉलिसी का नाम है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। इस पॉलिसी के तहत क्या कर रहा है, भारत के चारों ओर चाइना अलग अलग जगह स्ट्रेटेजिक पॉइंट बना रहा है, और उन स्ट्रेटेजिक पॉइंट को आप मोती समझ सकते हैं, यानी भारत को कंटहार बनाना चाह रहा है। ऐसे अलग अलग जगह जो है वो पोर्ट्स डेवलप कर रहा है ताकि भारत को घेर पाए। हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है, एकमात्र ऐसा ओशियन है जो किसी कंट्री के नाम पर है, इंडियन ओशियन, तो इंडिया के नाम पर है वो। और इस इंडियन ओशियन में हमारा एकाधिकार को चुनौती देता है वो, तो वो कई जगह क्या कर रहा है, पोर्ट्स बना रहा है, और इसी अलग अलग जगह पोर्ट बनाकर घेरने की नीति को वो बोला गया है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। जैसे मैं आपको बताता हूं, म्यांमार है ये, तो म्यांमार में उसने 2 पोर्ट डेवलप किए, यहां पर एक कोको और एक सितवे, कोको पोर्ट और सितवे पोर्ट यहां पर डेवलप किए हैं। यहां पर आपको पता है बांग्लादेश है, तो यहां पर चिटगांव, आपने जगह सुनी होगी, तो चिटगांव पोर्ट यहां पर डेवलप किया उसने। आप यहां देखा होगा कि पाक स्टेट से अलग होकर श्रीलंका है, श्रीलंका में हम्बन टोटा नाम का उसने जो है पोर्ट डेवलप किया है। श्रीलंका को उसने बहुत पहले लोन दिया था, और वो लोन के कारण श्रीलंका पर दबाव है बहुत सारा, तो ये हम्बन टोटा पोर्ट डेवलपमेंट के लिए उसने चाइना को दिया है 99 ईयर्स की लीज पर। फिर इसके बाद में ये मैंने बताया कि ये ग्वादर पोर्ट है, बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट पोर्ट है, यहां पर ग्वादर चाइना ने डेवलप किया है। तो ये सारे पोर्ट चाइना डेवलप कर रहा है। इवन वो यही नहीं रुका है, यहां पर मालदीव है नीचे, हमारे यहां पर, हमारे लक्षद्वीप से बहुत ज्यादा दूर नहीं है मालदीव, और मालदीव में एक पोर्ट डेवलप कर रहा है वो मराओ, MARAO, मराओ। तो देखिए आप वो क्या कर रहा है, कोको, सितवे, चिटगांव, हम्बन टोटा, मराओ, ग्वादर, इवन यहां पर भी नहीं रुका है वो। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी के तहत वो सिर्फ यहां पर ही नहीं रुका है, वो यहां से आगे बढ़ते हुए, अगर आप वर्ल्ड मैप देखें, देखिए पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग है, फैक्ट्स बहुत सारे हैं, आप जितना पढ़ सकते हैं, जितना ज्ञान ले सकते हैं, वो बहुत चीजें रहती है। बस हमारे ऊपर होना चाहिए कि हमारे लिए क्या चीज है कि हम उसको झेल पाए, हम उसको समझ पाए, हम उसको देख पाए। बाकी ये सारी जानकारी मैं समझता हूं कि एक नॉर्मल पर्सन को होना चाहिए, क्योंकि भारत से रिलेटेड मुद्दे हैं सारे। तो अगर हम यहां से आगे बढ़े, पाकिस्तान के बाद में ईरान, और ईरान के बाद गल्फ ऑफ पर्शियन, यहां से हम आगे बढ़े तो ओमान, यमन, और ये सऊदी अरेबिया, और ये रेड सी, और रेड सी के बाद में ये जो अफ्रीका महाद्वीप आ जाता है। तो अफ्रीका महाद्वीप में यहां पर एक कंट्री है, यहां पर एक कंट्री है जिसकी एक पोर्ट है जिबूती, और इस जिबूती पर एक मिलिट्री बेस जो है अभी हाल ही में डेवलप किया गया है, और ये जिबूती तक पहुंच गया। यहां पर एक सोमालिया कंट्री है, सोमालिया, आगे सूडान, ये बहुत सारी कंट्री में जो है वो चाइना पहुंच रहा है। और इतनी सारी जगह सोचिए उसने अपने अपने जाल डेवलप किए हैं, और ये उसके वर्ल्ड पर आधिपत्य, प्रभुत्व के कई सारी चीजें हैं, और भारत को घेरने की कोशिश भी है। तो हम जो है इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको कैसे काउंटर कर रहे हैं, हम इसको ऐसे काउंटर कर रहे हैं कि एक तो हम इन देशों के साथ में जो उसके पड़ोसी हैं उनके साथ में रिलेशन बना रहे हैं। हमने हाल ही में थोड़े टाइम पहले वियतनाम के साथ में सौदा किया था कि हम उनको ब्रह्मोस मिसाइल देंगे, और ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो सुपरसोनिक मिसाइल है, भारत और रशिया के द्वारा डेवलप की गई, और वो ब्रह्मोस मिसाइल की क्षमता पहले 290 किलोमीटर थी, क्योंकि जो देश MTCR के मेंबर नहीं हो सकते वो 300 किलोमीटर की रेंज की ही मिसाइल जो है दूसरे देशों को दे सकते हैं। अभी MTCR का मेंबर हो गया है भारत, तो अब उस ब्रह्मोस मिसाइल की कैपेसिटी बढ़ा रहा है, और रशिया और इंडिया के द्वारा जो एक बहुत बेहतरीन मिसाइल डेवलप की गई है वो इन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करेगा भारत। तो एक तो रेवेन्यू जनरेट होगा, प्लस इन देशों में थोड़ा विश्वास जगेगा कि भारत उनके साथ में है, तो वो चाइना को काउंटर कर पाएंगे, और हम भी यही चाह रहे हैं। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके SSC में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बताया था कि ये जो चाइना है, और चाइना का यहां पर एक सी लगता है जिसको साउथ चाइना सी बोलते हैं। तो साउथ चाइना सी में चाइना ने
वहां पर एक इमेजिनरी लाइन बनाई है। वो इमेजिनरी लाइन ये है कि इस एरिया में ना आए आप। ये एरिया जो है चाइना का खुद का एरिया है, और दूसरे कंट्री अगर आएंगे तो हम उनके नावों को डुबो देंगे, उनको यहां से भगा देंगे, हमला भी कर सकते हैं। तो वो इमेजिनरी लाइन को हम बोलते हैं 9 डैश लाइन। ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, 9 डैश लाइन। 9 डैश लाइन का मतलब यह है कि उसने ऐसे 9 डैश बना दिए हैं, इमेजिनरी टाइप से मान लीजिए आप। तो ये 9 डैश जो बनाए हैं वो उस समुद्र में, उसी को बोलते हैं साउथ चाइना सी में 9 डैश लाइन। तो ये 9 डैश लाइन जो है चाइना अपना यहां पर समझता है कि उसका एरिया है। तो हम चाह रहे हैं कि आसियान में हम थोड़ा रीच करें और चाइना को काउंटर करें। जापान हमारे साथ में है, साउथ कोरिया से हमारे अच्छा रिलेशन है, तो हम घेर सकते हैं चाइना को, ताकि हमारे लिए जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट के मुद्दे हैं उन पे हम बात कर पाए। तो ये करंट के साथ में बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये पिछली बार रह गया था, तो ये मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई है, ठीक है। इसके बाद में हम आगे देखते हैं। तो आप बहुत सारी चीजें ध्यान रखिएगा इसमें, जितने पोर्ट्स हैं, 9 डैश लाइन मैंने बताया, CPEC बताया, डोकलाम बताया, चिकन स्नैक बताया, ईस्टर्न स्टेट्स बताया। मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि आप जितने लोग वीडियो देखेंगे उसमें से 90% लोगों को जो हमारे 7 स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और सिक्किम मिलाकर 8, उनकी कैपिटल नहीं याद होगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं लगता है कि नागालैंड की कौन सी है, मणिपुर की कौन सी है। तो आपको भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, वहां पर हमारे इंडिया के स्टेट्स हैं वो, उनसे हमें काफी मिलजुल बढ़ाकर रहना चाहिए, ताकि वो अपनापन महसूस करें, भारतीय महसूस करें। और जब भारतीय महसूस करेंगे, वो लोग करते भी हैं, लेकिन उनके साथ में कई सारी लिंचिंग की घटनाएं होती है, तो उससे उनको दिक्कत आती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है 26 जनवरी पर। थोड़ा सा ज्यादा नहीं है, थोड़ा करंट से रिलेटेड है। इसके बाद एक बड़ा टॉपिक पढ़ेंगे। 26 जनवरी जो है, इस बार 26 जनवरी 2020, आपको पता है 26 जनवरी को हम किस रूप में मनाते हैं? रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे का हिंदी में मतलब होता है गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस, गणतंत्र का मतलब होता है, यानी रिपब्लिक का मतलब होता है कि हमारा देश का जो मुखिया है वो चुना जाएगा, वो हेरिडेटरी नहीं होगा, या वो वंशानुगत नहीं होगा कि राजा का बेटा राजा होगा, ऐसा हमारे यहां पर नहीं होगा। ये हमारा रिपब्लिक है। तो आपको पता है कि हमारा फर्स्ट पर्सन कौन है भारत में? वो है श्री रामनाथ जी कोविंद, और वो चुने जाते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये हमारा जो गणतंत्र के लिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ, वो डेट है 26 जनवरी। और 26 जनवरी 1950 को यह चीज हुई थी, यानी इंडिया एक रिपब्लिक बना था। और 26 जनवरी 1950 से लगाकर 2020 तक हमारे रिपब्लिक डे को 71 ईयर हो गए हैं। तो 71 वाला 71वां गणतंत्र दिवस हमने मनाया था इस बार। अगर आपको पूछे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको पूछे कि इस साल भारत ने गणतंत्र दिवस की कौन सी एनिवर्सरी मनाई, तो एनिवर्सरी 71 नहीं है, ध्यान रखिएगा। एनिवर्सरी तो 70वीं है, लेकिन गणतंत्र दिवस जो है वो 71वां है, क्योंकि पहला गणतंत्र दिवस हमने 1950 में मना लिया था, और उसके 1 साल बाद पहली एनिवर्सरी हुई थी जब दूसरा गणतंत्र दिवस आया था। ठीक है, तो 71वां गणतंत्र दिवस और 70वीं वर्षगांठ, 70वीं वर्षगांठ, वर्षगांठ को बोलते हैं एनिवर्सरी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज और जो मैं आपको बता रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा। 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, और हमारा इंडिपेंडेंस डे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता है कि इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है 15 अगस्त को। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, हमारा देश 15 अगस्त को आजाद हुआ, हमने संविधान बनाया, और उस संविधान के कई सारे पोर्शन जो है हमने लागू कर दिए 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए आपको पता होगा, यह भी आपका करंट से रिलेट कर सकते हैं आप, कि 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को इसलिए मनाया जाता है कि कुछ पोर्शन 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। लेकिन हमने जानबूझकर 26 नवंबर को पूरे प्रावधान या पूरे नॉर्म्स नहीं लागू किए, और हमने बाद में 26 जनवरी 1950 को दूसरे नॉर्म्स लागू किए। यानी हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो इंप्लीमेंट हुआ वो डेट थी 26 जनवरी 1950। क्यों हमने ऐसा किया? क्यों इस दिन हमने ये लागू नहीं कर दिया सारे प्रोविजन? क्यों हमने कॉन्स्टिट्यूशन को यहां पर, जबकि बन के तैयार था?
इसीलिए नहीं किया क्योंकि 26 जनवरी की डेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप आज कहानी सुन लीजिए ताकि आपको पता लगे कि 26 जनवरी को हम क्यों रिपब्लिक डे मनाते हैं। एक्चुअली 26 जनवरी को पहली बार हमने इनफॉर्मल इंडिपेंडेंस डे मनाया था। ध्यान रखिएगा, रिपब्लिक डे नहीं, इंडिपेंडेंस डे। बात है 1930 की, 1930 की। हमने ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उस समय, या ब्रिटिश रूल जो हमारे ऊपर था, उनको एक अल्टीमेटम दिया था कि आप हमें स्वराज दीजिए नहीं तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। और वो जो डेट थी वो दिसंबर 29 तक हमने दी हुई थी। ध्यान से सुनिएगा, दिसंबर 29 1929 तक हमने बोला था कि आप हमें स्वराज दीजिए नहीं तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और जब इस तारीख तक हमें हमारी आजादी नहीं दी गई तो हमने एक सम्मेलन किया जिसको कांग्रेस का महाधिवेशन आप बोलते हैं। और वो महाधिवेशन हुआ था लाहौर में। और वो लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। आपके एसएससी में या रेलवे में कई बार आता है कि लाहौर में अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू उस लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और इस लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 की रात को हमने इंतजार किया, एक्चुअली 12 बजे तक। अंग्रेज जुगा के क्या पता लास्ट टाइम तक वो दे दे, तो भारतीय हम थोड़े लिबरल हैं। तो लाहौर अधिवेशन में हमने वेट किया, उन्होंने हमें आजादी नहीं दी। तो हमने बोला कि ठीक है, अब हम इस आंदोलन को बड़े रूप पे ले जाएंगे, पूरे भारत में हम आजादी के लिए काम करेंगे और आजादी के लिए अवेयर करेंगे। तो हमने दिसंबर के बाद में जनवरी 26 1930 को हमने सोचा कि पूरे भारत में क्यों ना एक आजादी दिवस मनाया जाए, लोगों को आजादी का घोषणा पत्र पढ़वाया जाए, उनको यह समझाया जाए कि आजादी क्या होती है, उसके लिए अवेयर किया जाए, कैंपेन चलाया जाए। तो पहली बार इनफॉर्मली हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे, 26 जनवरी को मनाया गया। और चूंकि भारत आजाद तो 15 अगस्त को हो गया था, तो हमने इस डेट को याद रखने के लिए हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा इधर और बाकी बाद का हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया। तो उसी की जो भी 71वीं वर्षगांठ थी। तो 3-4 चीजें आपकी डेट और करंट तैयार हो गई है। एक तो ये कि कौन सा रिपब्लिक डे था, रिपब्लिक डे किसको बोलते हैं, वर्षगांठ कौन सी है। इस दिन से एक दिन पहले यानी 25 जनवरी रात को हर बार राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देते हैं, भारत के बारे में कई सारी चीजें बताते हैं। और एक आपका डेट जीके का क्वेश्चन भी तैयार हो गया कि लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल टॉपिक और डिबेट भी मैं कहूंगा चल रही है पूरे भारत में, उसके बारे में हम बात करते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों को राजनीति में इंटरेस्ट नहीं हो, तो अब आप थोड़ा करंट देख लीजिएगा, फिर आप चाहे तो न देखें। मैं थोड़ा करंट बता देता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूं कि आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं हम, और आंध्र प्रदेश के जो सीएम है, सबसे युवा सीएम है वो है जगन मोहन रेड्डी। जगन मोहन रेड्डी। और इनकी पार्टी का नाम है वाईएसआर कांग्रेस। इनके पिताजी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में पहले मौत हो गई थी, तो उसी की जगह फिर इनको ये इन्होंने मिली है, सीएम बने हैं इस बार पहली बार, वाईएसआर कांग्रेस इन्होंने बना के। जगन मोहन रेड्डी वहां के सीएम है। अब बात करते हैं कि हम किसी स्टेट के बारे में बात करते हैं, वहां की कैपिटल क्या है। तो आप देखिए यहीं से कहानी शुरू होती है। ये आपके करंट का भी क्वेश्चन है कि आंध्रा की 3 कैपिटल बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। देखिए 3 कैपिटल बनाने का प्रस्ताव पास हुआ आंध्रा में भी। और आंध्रा में जो प्रस्ताव पास हुआ है, यहीं से जो कहानी है उसको मैं महाराष्ट्र से भी कनेक्ट करूंगा। तो जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है वो थोड़ा देखते रहिएगा। थोड़ा ये करंट बात कर लेते पहले। तो कभी आपका आ जाएगी भारत के इस राज्य में 3 राजधानियां बनने वाली है, तो अमरावती है। अमरावती जो है वहां की लेजिस्लेटिव कैपिटल होगी। लेजिस्लेटिव का मतलब हिंदी में होता है विधायी, यानी कानून कहां बनेंगे, हमारे पॉलिटिशियन, माननीय पॉलिटिशियन कहां बैठेंगे, वो अमरावती में बैठेंगे। फिर पॉलिटिशियन जो कानून पास करेंगे उसको लागू करती है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब सीएम, उसके मिनिस्टर्स जो बनाए गए कानून को एग्जीक्यूट करेंगे, लागू करेंगे, यानी कि कार्यपालिका। तो कार्यपालिका यहां बैठेगी, तो ये कार्यकारी राजधानी होगी। आप इसको ऐसे बोल लीजिए, ये एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगी। वो लेजिस्लेटिव कैपिटल होगी, ये एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगी। और कुर्नूल में होगी जुडिशियल कैपिटल, यानी न्यायिक राजधानी। तो ये आपका एक जीके का अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। आपको पता ही होगा अमरावती को डेवलप किया जा रहा था क्योंकि
हैदराबाद जो है वो पहले आंध्रा की राजधानी हुआ करती थी और हैदराबाद को अभी तेलंगाना में ले लिया गया है, तो हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी होगी और एक नई राजधानी डेवलप की जा रही है अमरावती, जो वहां की लेजिस्लेटिव होगी। पहले तो माना जा रहा था कि तीनों वहीं होंगे, लेकिन अब इन्होंने ये प्रस्ताव पारित किया है। तो ये आपका करंट का क्वेश्चन है, या सीएम कौन है, ये सारी चीजें हैं। अब मैं जो आपको बात कर रहा हूं वो ये बता रहा हूं कि चूंकि ये प्रस्ताव पास नहीं हो पा रहा था, ये प्रपोजल पास नहीं हो पा रहा था, इसीलिए आंध्र स्टेट ने वहां की लेजिस्लेटिव काउंसिल को खत्म कर दिया है। देखिए मैंने क्या बोला है, वापस से ध्यान से सुनिएगा। चूंकि ये 3 कैपिटल वाला प्रपोजल वहां पर पास नहीं हो पा रहा था, इसलिए आंध्रा ने वहां की लेजिस्लेटिव काउंसिल को हिंदी में बोला जाता है, ध्यान रखिएगा मैंने काउंसिल बोला है, विधायी परिषद। तो इसके लिए आपको थोड़ा हिस्ट्री समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। ये अच्छा टॉपिक है, महाराष्ट्र से भी कनेक्ट करेंगे इसको। लेजिस्लेटिव काउंसिल को भंग कर दिया है। तो आप देखिए, इससे पहले थोड़ा आप समझिए, अगर आपने इसका नाम नहीं सुना होगा तो आपने पार्लियामेंट तो सुना होगा। पार्लियामेंट हमारे देश की संसद है और इस पार्लियामेंट के एक्चुअली 3 पार्ट होते हैं। एक तो राष्ट्रपति है जो प्रेसिडेंट है, और प्रेसिडेंट के अलावा 2 हमारे सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ये तो आप समझते ही हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये हम पॉलिटी भी पढ़ रहे हैं, ये हम करंट के साथ अटैच करके पॉलिटी भी पढ़ रहे हैं, इसी से आपको महाराष्ट्र का मुद्दा समझ में आएगा। तो आप देखिएगा, ये लोकसभा और राज्यसभा है। लोकसभा में आप एमपी चुनते हैं और वो डायरेक्ट इलेक्शन करते हैं। जैसे आपके जोधपुर के एमपी जो है माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जो है जल शक्ति मंत्रालय में मिनिस्टर हैं, तो आपने उनको चुना है वोट देकर। और राज्यसभा के जो मिनिस्टर होते हैं, राज्यसभा के जो एमपी होते हैं, उनको आप नहीं चुनते हैं, उनको चुना जाता है स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा, राज्य की विधानसभा द्वारा। ध्यान से सुनिएगा, पार्लियामेंट यानी संसद, संसद में जो भी कानून बनते हैं उनको कौन अनुमति देता है, कौन हस्ताक्षर करता है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है इन दोनों सदनों से, इन दोनों जो आपके असेंबलीज हैं, इनसे जो भी प्रपोजल आएगा वो प्रेसिडेंट साइन करेगा, कानून बन जाएगा। तो एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। लोकसभा में एमपी आप चुनते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। राज्यसभा के एमपी आप नहीं चुनते हैं, आप चुनते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को। और लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो होते हैं आपके विधायक। लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स जो हैं वो क्या है, आपके विधायक हैं। तो आप देखिए, आपके जैसे राजस्थान में 200 विधायक हैं, जैसे हमारे जोधपुर से हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जो है विधायक हैं। तो आपने विधायकों को चुना और विधायकों ने फिर किसके मेंबर को चुना, राज्यसभा को। यानी हम ये कहें कि सेंटर के लेवल पर 2 सदन है, लोकसभा, राज्यसभा। इसी तरीके से स्टेट के लेवल पर केवल आपका विधानसभा नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, स्टेट के लेवल पर भी कहीं कहीं पर 2 सदन है। देखिए, हम भी इसको इसी तरीके से लोकसभा राज्यसभा के तरीके से समझते हैं। अगर मैं राज्यों की बात करूं यानी स्टेट की बात करूं तो स्टेट में भी 2 सदन है। एक है लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा। विधानसभा के मेंबर को ही क्या बोलते हैं, विधायक, ठीक है ना। कई विधायक के चुनाव लड़ रहे लोगों को इस बार पूछा गया था पत्रकारों के द्वारा कि आप एमएलए बनने जा रहे हैं तो एमएलए का फुल फॉर्म बता दीजिए, और उनको नहीं आया था। तो आप आज जान के प्राउड फील करिएगा, और कभी चुनाव लड़े तो ध्यान रखिएगा कि एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधानसभा के सदस्य। और दूसरा सदन होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब होता है विधान परिषद। तो आप समझिएगा कि ये एक तो जीके का क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं कि ये विधान परिषद और विधानसभा का जो स्ट्रक्चर है हर राज्य में नहीं है। आपका जीके में क्वेश्चन आता है पर्टिकुलरली, और अब आएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में थी पहले विधान परिषद, तो अब खत्म हो गई है क्योंकि जम्मू कश्मीर तो सेंट्रल टेरिटरी हो गया है। दूसरा, आंध्र प्रदेश में भी विधान परिषद थी, अब खत्म हो गई है, तो वहां पर भी नहीं है। तो आपका क्वेश्चन बनेगा पक्का परमानेंट इस साल किसी न किसी एग्जाम में, या अगर इस साल एग्जाम का रहेगा नेक्स्ट ईयर बनेगा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल कितने राज्यों में बची है। तो देखिए, कर्नाटक में बची है, महाराष्ट्र में बची है, यहीं पर हम आएंगे अभी उद्धव ठाकरे से रिलेटेड जो केस है। और कर्नाटक, महाराष्ट्र, आपका बिहार, यूपी, और कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी और उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, एक और स्टेट है तेलंगाना, बिल्कुल सही, तेलंगाना।
ये 5 राज्यों में बची है। तो आपका एक क्वेश्चन बनेगा, पहले 7 राज्यों में थी, तो जम्मू कश्मीर में नहीं है, और अभी आंध्र प्रदेश ने भी खत्म कर दिया। अभी क्यों खत्म की इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं। तो क्या चीज है, देखिए, कोई भी प्रपोजल अगर यहां पर पास होता है तो यहां पर भी भेजा जाता है। जैसे कोई प्रपोजल अगर लोकसभा में आएगा तो उसको राज्यसभा में भी भेजा जाता है, और राज्यसभा की जब अनुमति मिलती है तो वो लोकसभा राज्यसभा में पारित होके पास होके प्रेसिडेंट के पास साइन के लिए जाता है। अभी आपने देखा होगा, कई बार सुना होगा कि बीजेपी के पास राज्यसभा के मेंबर उतने नहीं है जितने होने चाहिए, तो कोई बड़े प्रपोजल वो पास नहीं करा पाती, लेकिन उसने सीएए या जो एक्ट था वो पास करा लिया उसने फिर भी। उसी तरीके से आंध्र प्रदेश में क्या हुआ कि 3 राज्यों की एक राज्य की 3 राजधानी वाला प्रपोजल लोकसभा में तो विधानसभा में तो पारित हो गया, लेकिन जब यहां पर गया तो उसके यहां पर केवल 9 मेंबर है बस, तो पारित नहीं हो पा रहा था। तो इसीलिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को यह बोला कि आप इसको कैंसिल करिए। तो यहां पर देखिए 3-4 चीजें पॉलिटिकल फैक्ट निकल के आ रहे हैं। सबसे पहले तो यह कि विधान परिषद बनाने का अधिकार राज्यों को है, लेकिन वो अगर डिमांड करेगी तो सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और अगर कैंसिल करेगी तो भी सेंटर को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि हमारी विधान परिषद को खत्म करिए। क्योंकि अगर जगन मोहन रेड्डी यहां पर प्रपोजल पास करा रहे हैं और यहां नहीं करा पा रहे हैं तो कानून नहीं बन पाएगा, क्योंकि उनके बहुत कम मेंबर थे यहां पे। तो 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो ये कि किस आर्टिकल के तहत विधान परिषद को कैंसिल किया जाएगा, तो वो आर्टिकल है 169, तो ये पॉलिटी का पार्ट है, नंबर 1। दूसरा, इस विधान परिषद में मेंबर कितने होते हैं, तो इस विधान परिषद में मेंबर होते हैं या तो मिनिमम 40, मैंने कहा या तो मिनिमम 40 होंगे, या फिर 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधान परिषद के 1/3 हो जाए या फिर मिनिमम 40 हो जाए। तो एक क्वेश्चन बनता था पहले कि किस स्टेट में 40 से भी कम है, मिनिमम भी नहीं है, वो जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा मतलब राज्य नहीं रहा, तो ये विधान परिषद वहां की भंग हो गई है, लेजिस्लेटिव काउंसिल वहां पर खत्म हो गई है, तो ये एक्सेप्शन तो चला गया। अब जितने भी 5 राज्यों में है वहां या तो मिनिमम 40 है या फिर इसका 1/3 है, इसका 1/3 है। और इस लेजिस्लेटिव काउंसिल को आंध्र प्रदेश ने खत्म करवा दिया है अभी, यानी कि उन्होंने यहां से प्रपोजल भेजा। तो आपका देखिए एक पॉलिटी का ये क्वेश्चन आर्टिकल बना, एक 1/3 मेंबर या मिनिमम 40 है, कितने राज्यों में है, ये सारी चीजें जो है आपकी बन सकती है। अब इसी से रिलेटेड जो है हम महाराष्ट्र का मुद्दा भी देखेंगे। महाराष्ट्र का क्या मुद्दा है, देखिए महाराष्ट्र के बारे में बात करते थे, आंध्र से रिलेटेड एक क्वेश्चन था आपका। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे पूछता हूं, अच्छा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग, आप मुझे बताइए, जैसे आंध्रा में 3 कैपिटल होने वाली है, लेजिस्लेटिव कैपिटल, एग्जीक्यूटिव कैपिटल और जुडिशियल कैपिटल, किस देश की 3 राजधानियां हैं? इसी तरीके से इसी पैटर्न पर किस कंट्री की 3 कैपिटल है? तो आपको मैं क्लू दे सकता हूं, एक तो कैप ऑफ गुड हॉर्न जो है वहीं पर है, कैप ऑफ गुड हॉर्न, कई सारे लोग ज्योग्राफी के विद्यार्थी समझ गए होंगे, या किसी ने वास्को डी गामा या बार्थोलोम्यू डियास को पढ़ा होगा तो समझ गए होंगे, और नहीं समझे हैं तो फिर मैं आपको ऑप्शन देता हूं, वहां की केप टाउन, वहां का प्रिटोरिया और वहां का ब्लोएम फाउंटेन। ये 3 कैपिटल है, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, विधायी, कार्यकारी और न्यायिक, ये 3 कैपिटल हैं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि कैपटाउन तो सब लोग जानते हैं, वो है साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका में मैंने जो अभी नाम लिया था केप ऑफ गुड हॉर्न, एक टिप है जो समंदर में फैली हुई है, वो है अब जोहानसबर्ग, वो केप ऑफ गुड हॉर्न जो है वो जोहानसबर्ग है, वहीं से वास्को डी गामा और ये लोग होके आए थे। तो ये ध्यान रखिएगा, साउथ अफ्रीका की भी 3 कैपिटल है। अब इसी से रिलेटेड हम महाराष्ट्र का मुद्दा देखते हैं, और महाराष्ट्र में क्या मुद्दा चल रहा है, वहां पर उद्धव ठाकरे के इलेक्शन से रिलेटेड मुद्दा चल रहा है। और उद्धव ठाकरे के इलेक्शन से रिलेटेड यह मुद्दा है कि उद्धव ठाकरे जो है वहां के मेंबर नहीं है। मेंबर नहीं होने का मतलब ये कि देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर किसी राज्य में सीएम बनता है तो सीएम बनने के लिए यह कंडीशन है कि या तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा का मेंबर हो या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर हो, दोनों को में से एक का मेंबर होना जरूरी है। और अगर नहीं है तो हमारे पुराने जो जिन्होंने संविधान बनाया वो जानते थे कि ऐसा पल आएगा, तो उन्होंने उसी समय ये कानून रखा कि मेंबर हो, अगर नहीं हो तो वो सीएम तो बन सकता है, लेकिन उसको 6 महीने में 6 मंथ्स के अंदर अंदर चुनाव जीतना जरूरी है, चाहे तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर हो जाए या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर हो जाए, ध्यान रखिएगा। तो विधानसभा का मेंबर हो या
विधान परिषद का मेंबर हो, और अगर नहीं हो तो वो बन सकता है सीएम, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, उसको चुनाव जीतना पड़ेगा, और वो चुनाव जो है वो 6 महीने के अंदर जीतना है, तभी वो मिनिस्टर बन सकता है। ठीक है, सीएम रह सकता है, अभी सीएम तो है। अब आप जानते हैं कि उद्धव ठाकरे ने चुनाव नहीं लड़ा, उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने चुनाव लड़ा था, जो कि विधायक भी हैं, लेकिन जब वो सीएम बने तो उनके लिए था कि वो लोकसभा विधानसभा के चुनाव लड़ लेंगे और जीत जाएंगे, और उनकी ये डेट जो है 6 महीने की डेट खत्म होने वाली है 27 मई 2020 को, यहां तक उनको लड़ना है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि विधानसभा के चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि हमारे देश में कोरोना का अटैक है, तो विधानसभा के तो चुनाव होने से रहे। तो अब उनके लिए संकट हो गया है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम आ गई है कि वो क्या करें। तो वो चूंकि वहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, अगर नहीं होती तो ज्यादा प्रॉब्लम होती, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो इसके मेंबर बन सकते हैं। अब देखिए थोड़ा और डेट जीके में जाते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर कौन होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि लोकसभा हमारी पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट में लोकसभा है और राज्यसभा है, तो लोकसभा राज्यसभा में इनके 545 और 245 मेंबर हैं, तो ये तो चुने जाते हैं और ये विधायक चुनते हैं। केवल इसमें राष्ट्रपति कितने मेंबर को नॉमिनेट करता है, 12 मेंबर को, जो अलग अलग क्षेत्र से हैं, अलग अलग क्षेत्र से हैं, साहित्य से हो गया, खेल से हो गया, विज्ञान से हो गया, कला से हो गया, समाज सेवा से हो गया, इन 12 मेंबर को अपॉइंट करता है। उसी तरीके से लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी स्ट्रक्चर है, और इसका बड़ा क्रिटिकल स्ट्रक्चर है। क्या क्रिटिकल स्ट्रक्चर है, देखिए मैंने बताया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर कितने हो सकते हैं, या तो इसका 1/3 या फिर मिनिमम 40, या तो इसका 1/3 या फिर मिनिमम कितने 40। तो महाराष्ट्र में 288 सीट्स हैं, उसके हिसाब से यहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं। वो कैसे चुने जाते हैं, तो जितने भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर होंगे उसका 1/3 मेंबर तो पंचायतों से आएंगे, पंचायत और नगर निगम एंड निगम, ठीक है, 1/3 के बाद में 1/3 मेंबर जो है वो आएंगे वहां, 1/3 मेंबर आएंगे वहां पर पंचायतों के अलावा आपका जितने भी वहां पर जो, एक मिनट मैं आपको थोड़ा और, शायद मुझे कंफ्यूजन हो गया कुछ, 1/6 1/12, तो ये 1/12 मेंबर 1/6 जो है नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, ठीक है, और 1/3 मेंबर बाय लेजिस्लेटिव असेंबली, 1/6 बाय द ग्रेजुएट्स, और 1/12 है यहां पर भी, और 1/12 बाय द शिक्षक टीचर्स। तब आप देखिए, वापस से मैं रिवाइज कर देता हूं इसको। यहां बोला गया कि ये जितने भी मेंबर होंगे उसका 1/3 तो पंचायतों से आएंगे, 1/3 लोकसभा विधानसभा से आएंगे, 1/12 ग्रेजुएट्स होंगे जो पिछले 3 साल से ग्रेजुएट किया हो किसी ने, 1/6 जो है नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर होंगे, और 1/12 जो है ऐसे लोग होंगे जो पढ़ा रहे होंगे, उनमें से चुन के आते हैं। तो आप देखिए उद्धव ठाकरे ये नहीं है, 3 साल पहले कोई ग्रेजुएट किया नहीं है, ठीक है, ये वाला, और इसमें से चुन के आए तो यहां तो वो मेंबर है ही नहीं, इनके द्वारा चुने जाए, हाँ ये हो सकता है इनके द्वारा चुने जाए, लेकिन इसका सेशन नहीं हो सकता क्योंकि कोविड-19 का प्रॉब्लम है। तो यहां अगर सेशन बुलाएंगे तब तो ये चुने जाएंगे, और वो पंचायतों के द्वारा भी नहीं चुने जा सकते। तो अब उनके पास बचा ऑप्शन कि या तो उनको गवर्नर चुने नंबर 1, या फिर ये लेजिस्लेटिव काउंसिल लेजिस्लेटिव असेंबली की मीटिंग बुलाई जाए। तो अब देखिए 2 ही ऑप्शन है, या तो 1/3 मेंबर जो यहां से चुने जाते हैं उनके द्वारा वो यहां पर आ जाए, या फिर गवर्नर उनको नॉमिनेट कर दे। अब प्रॉब्लम क्या है, नंबर 1, अभी जो इसमें अपडेट हुआ है, आज ही गवर्नर ने बोला है चुनाव आयोग को, इलेक्शन कमीशन को, कि आप यहां पे चुनाव करवाइए, और यहां पे चुनाव करा के इन लोगों 288 लोगों के द्वारा जो 1/3 चुनेंगे उसमें उद्धव ठाकरे को चुन लीजिए। मान लेते हैं कि चुन लिए जाएंगे, तब तो ये संकट खत्म हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि इसका सेशन नहीं चल पाया क्योंकि इतने सारे लोग इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, और अगर ये सेशन नहीं हो पाया तो फिर उनके पास ये ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा। तो फिर ऑप्शन कौन सा बचा, ऑप्शन बचा गवर्नर के द्वारा वो चुने जाएं। लेकिन आपको पता है पॉलिटिक्स, गवर्नर जो है वहां पर भगत सिंह कोश्यारी जो है बीजेपी के गवर्नर हैं, और मुझे नहीं पता कि वो उनको चुनेंगे या नहीं चुनेंगे, ये बड़ा इशू है। और अगर नहीं चुनेंगे तो उनके लिए बड़ा संवैधानिक संकट हो जाएगा, वो सीएम की पोस्ट पर नहीं रह पाएंगे, और अगर सीएम की पोस्ट पर नहीं रह पाएंगे तो क्या होगा, या तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा और फिर बाद में जब चुनाव लड़ेंगे तब आएंगे, या फिर उनके बेटे को बनाएं। ऐसा नहीं हो सकता कि वो इस्तीफा दें और वापस आ जाएं, वो चुनाव जीतेंगे तभी आ पाएंगे, ठीक है। तो अभी देखिए यहां पर एक चीज और भी जो है
कि अगर उनको गवर्नर नॉमिनेट कर देते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन है कि क्या इतिहास में पहले भी ऐसा हुआ है कि कोई विधान परिषद का मेंबर सीएम बना है? आपके लिए बड़ा क्वेश्चन है और मैं बड़ा ढूंढ के लेके आया हूं उसको कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि कभी पास्ट में विधान परिषद का कोई मेंबर सीएम बना हो? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सी राजगोपालाचारी का आपने नाम सुना होगा, सी राजगोपालाचारी। और इनसे रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूं कि इनसे रिलेटेड एक फैक्ट है जो कई बार एग्जाम में आता रहता है, वो कमेंट बॉक्स में आप करके बताइएगा अगर आप एक्चुअल वीडियो देख रहे हैं, इसको एंजॉय कर रहे हैं। तो सी राजगोपालाचारी के बारे में आप स्पेसिफिकली एक फैक्ट जो जीके में पूछा जाता है वो क्या है, तो सी राजगोपालाचारी को 1950 में चुना गया था, 1952 में चुना गया था। किसके लिए? ये चुने गए थे तमिलनाडु में सीएम, जब ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे, नंबर एक। नंबर दूसरा, मोरारजी देसाई का नाम आपने सुना होगा। मोरारजी देसाई जो हैं वो भी चुने गए थे, कहां से? बॉम्बे से, जो अब गुजरात अलग हो गया है, पहले बॉम्बे और में गुजरात भी शामिल था। तो ये भी 1960 में चुने गए। एक और है बीपी मंडल, मंडल का नाम आपने सुना होगा, और अगर कोई ओबीसी वाले हैं तो मुझे बताइएगा कि मंडल के नाम से उनको क्या याद आता है। तो ये भी चुने गए थे 1968 में बिहार में। बिहार में 1968 में लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर रहते हुए सीएम बने, बॉम्बे के मेंबर रहते हुए सीएम बने, और 1952 में तमिलनाडु में मेंबर बने। तीन चीफ मिनिस्टर पहले ही बन चुके हैं। तो ये बहुत ही डेप्थ में जीके मैंने बताया आपको, कई सारी चीजें बताई, महाराष्ट्र का प्रॉब्लम बताया। महाराष्ट्र का प्रॉब्लम क्या होता है, आप अपडेट रहिएगा, देखते रहिएगा। अगर आप देखते रहते हैं, अपडेट रहते हैं, तो ये बहुत सारी चीजें आपको याद रहती हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, या तो चुनाव करवा देंगे लोकसभा में, विधानसभा में, वो तो वहां चले जाएंगे चुन के, नहीं कराएंगे तो गवर्नमेंट नॉमिनेट करेंगे। और अगर गवर्नमेंट ने भी नॉमिनेट नहीं किया तो आप ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको पता होगा कि उद्धव ठाकरे को क्या करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। तो दोस्तों, आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। मैं और ऐसे ही सेशन लेके आता रहूंगा, और अगर आप जो है इसको अच्छे से पसंद करते हैं तो मैं ट्राई करूंगा कि इस वीडियो की थोड़ी लेंथ बढ़ा दी जाए। आप पढ़िए, अगर आप अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा रेस्पॉन्स रहता है, तो हम और ट्राई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।